नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी संकट की। 75 साल पहले भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, दोनों देशों ने लोकतंत्र को अपनाया। गौर करने वाली बात है कि दोनों देशों ने लोकतंत्र को तो अपनाया, लेकिन असली फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। एक तरफ जहां भारत का लोकतंत्र दिन ब दिन मजबूत होता गया, भारत के लोकतंत्र की चर्चा पूरी दुनिया में बड़े अदब के साथ की जाती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का लोकतंत्र है जिसमें शायद लोकतंत्र में से लोक गायब हो गया लगता है, और जब लोकतंत्र में से लोक हट जाता है तो सिर्फ तंत्र ही बचता है। यही हाल आज पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। वहाँ तंत्र है, लेकिन किसका, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की सियासत में कभी पर्दे के आगे तो कभी पर्दे के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है वो वहाँ की सेना का तंत्र है। पाकिस्तान की सियासत के हालात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 75 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मौजूदा केयरटेकर प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा में कहें तो हर बार पाकिस्तान की सियासत में पीएम रन आउट हो जाता है। अब बात ताज़ा सियासी संकट की करें तो जो फैसला पाकिस्तान की संसद में होना था वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। अब मामले पर मंगलवार को फैसला आएगा। आज चर्चा करेंगे पाकिस्तान में जारी सियासी संकट की। क्यों पाकिस्तान में स्थिर सरकार आज भी सपना है? क्या है फौज की भूमिका? चर्चा में मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। श्रीराम जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा जी से। सिन्हा साहब, आपका भी स्वागत है। और बात करेंगे इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल जी से। आलोक जी, आपका भी स्वागत है सनसेट टीवी पर। शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। अगर बात पाकिस्तान की करूं आलोक जी, तो 7 दशक से ज़्यादा का शासन, 3 दशक से ज़्यादा सैन्य शासन, 75 साल में 33 साल सैन्य शासन यानी फौज का शासन, पाकिस्तान में 22 प्रधानमंत्री, किसी का कार्यकाल पूरा नहीं। यह कैसा पाकिस्तान है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो संस्थापक थे जी, उन्होंने इस संवैधानिक मूल्यों को कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आप देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने पाकिस्तान के बनने के बाद गवर्नर जनरल का पद लिया जो कि एक संवैधानिक पद था। गवर्नर जनरल रहते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी बने रहे वो, और एक समय ऐसा था कि वो कैबिनेट मंत्री भी थे। तो आपने तीनों ही पदों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, उनकी जो सैंक्टिटी थी कॉम्प्रोमाइज कर दी। उसके बाद देखें, ख्वाजा नजीमुद्दीन जो बने वो पहले गवर्नर जनरल थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद से अगर आप देखें, गवर्नर जनरल ने प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया। संविधान बनाते बनाते इनको दशकों बीत गए, और उसके बाद कई संविधान बने, आए और चले गए। और उसके कारण क्या है कि कोई इंस्टीट्यूशन इनके यहाँ डेवलप नहीं हुआ सिवाय एक सेना को छोड़ जी। और सेना जो है, प्रत्यक्ष रूप से तो आपने कह दिया कितने साल उसकी सत्ता थी, पर परोक्ष रूप से उसकी सत्ता आज भी कायम है। तो सेना जो है पीछे से जो है कठपुतलियों का नाच नचाती रहती है, और आगे जो राजनीतिज्ञ हैं वो कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। यही स्थिति हो रही है। जो आज स्थिति है वो उसी को दर्शा रही है कि सेना ने एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक सेलेक्टेड प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जिसका नाम इमरान खान था। लेकिन जब आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है तो कुछ समय बाद उसको ये गलतफहमी होने लगती है कि वही शासक है जी। और जब ये गलतफहमी होने लगती है तो जो कठपुतलियों का जो नचाने वाला है वो उसको उतार के फेंक देता है। तो वही स्थिति अभी करने की कोशिश की जा रही थी। सेना ने कहा कि हम निष्पक्ष हैं, और पाकिस्तान के संदर्भ में जब सेना कहती है कि हम निष्पक्ष हैं जी, तो वो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो हवाओं का रुख रावलपिंडी से लेते हैं, वो अपना पाला बदल देते हैं जी। तो वही आपने देखा कि वो छोटी छोटी पार्टी MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी, वो इंडिपेंडेंट्स और PTI के अंदर करीब 22 सांसद जो है पाला बदल गए। तो वही हालात हो रहे थे। इमरान खान का जाना निश्चित था। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? बस एक ही तुरुप का इक्का होता है कि हर इस क्षेत्र में कि आप ये बोले कि विदेशी ताकतों की एक साजिश है कि हमारी सरकार को गिराया जा रहा है। आलोक जी, इसे तो मैं समझूंगा, लेकिन एक बात जो आपने कही कि सेना का शासन, चाहे दौर किसी का भी रहा हो, सेना हमेशा ताकतवर रही है पाकिस्तान में, एक तरह से पर्दे के पीछे या पर्दे के
आगे रह के सेना ही वहाँ के प्रधानमंत्रियों को चलाती है, ऐसा दुनिया जानती है। हालांकि सेना ने इस बार भी कहा कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान की कुर्सी संकट में आई, बचे गई, जो कुछ हुआ उसको लेकर सेना का कहना है कि कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर श्रीराम जी, जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सारे सवाल हैं पाकिस्तान को लेकर। ये कैसा लोकतंत्र है पाकिस्तान में जो कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है? जी मनोज जी, ऐसा है कि हाइब्रिड रेजिम बोलते हैं कुछ लोग, मतलब संकरी, मतलब जिसमें पावर्स जो है, शक्ति जो है वो आवाम के हाथों में नहीं है जी। तो जो पूरी जो संप्रभुताएं हैं वो जनता के हाथों में नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट जो कहते हैं अनुष्ठान उनके हाथों में है। तो इसी वजह से इमरान खान की नैया डूब गई है। पहले तो उन्हें अपना चहेता बनाकर वो लेके आए थे, जैसे आलोक जी कह रहे हैं, लेकिन बाद में टकरार हो गई। और अब जब वो निष्पक्ष कहलाते हैं अपने आप को आर्मी, इसका मतलब यही है कि सत्तारूढ़ का गेम खत्म। जब तक सत्तारूढ़ के पक्ष में आर्मी ना हो तो सत्तारूढ़ राजनीतिक चला नहीं सकते सरकार। तो इसी का एक उदाहरण और पेश हो रहा है। और रही बात असंवैधानिक कार्यों की, तो ये तो इसकी भी एक लंबी इतिहास है। एक 1997 में तो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर ही लोगों ने धावा बोल दिया था, और उनकी जो सेक्रेटेरिएट है उस पर भी एक बार कब्जा हुआ है। तो ये जो उथल पुथल है, ये पॉलिटिकल कल्चर जो हम कहते हैं, राजनीतिक संस्कृति ही नहीं उभरी है कोई जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो सके, जिसमें कि अनेक ताकतों को एक साथ मिलजुल कर देश के हित में काम कर रहे। तो देखिए, ये ऐसा देश है जो 1971 में जिसका विभाजन भी हो गया और बांग्लादेश उभर कर निकली एक आजाद देश के तौर पर। वो क्यों हुई? वो इसी वजह से है क्योंकि इनकी जो नेशनहुड जो हम कहते हैं, एक राष्ट्रीय जो पहचान है वो या अस्तित्व है, वो है क्या मुसलमानों को कोई असुरक्षा का इतना बड़ा मसला था जिसकी वजह से उन्हें नया देश बनाना चाहिए था? नहीं। तो धर्म के नाम पर जब देश बनाते हैं और उसे एक जो नहीं रख पाते हैं, अभी देखिए ये जो संकट है फिलहाल की, उसका भी वही है कारण, क्योंकि इमरान खान ने एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति खेली। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ PMLN जो दूसरी पार्टी है, बड़े विपक्षी दल, उनके साथ कभी भी उठना बैठना, मिलना जुलना, मिलकर कोई कानून पास करना, लेजिस्लेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना, आवाम की संकटों को दूर करना, कुछ नहीं। सब अपने अपने छोटे छोटे संकीर्ण सोचों में रहे और पीछे पर्दे के पीछे अफसरान ने अभी कारपेट उतार दी। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसे लोकतंत्र तो कतई नहीं माना जा सकता है। एक तरह का ये एक ड्रेस्ड अप जो हम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ इलेक्शन होते हैं कभी कभार। अभी इलेक्शन भी देखिए, अगर नए इलेक्शन भी होते हैं तो नवाज शरीफ की वापसी और उनके भाई की वापसी लगभग निश्चित लग रही है, क्योंकि इमरान खान की अभी पॉपुलैरिटी इतनी कम है। जनमत संग्रह कह रहे कि 35% लोग भी इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं। तो कहां से कहां उतर गए, और वो भी किस प्रकार उतरे हैं जिसमें आम लोगों की जो शासन की जो आशाएं होती है, सुशासन की, वो कभी पूरे नहीं कर पाए। और फौज हमेशा हड़प कर सारा कुछ बैठी रहती है, और चाहे कुछ भी हो जाए, देश डूब जाए, लेकिन फौज के जो अपनी जो प्रिविलेजेस जो हम कहते हैं उसको कायम बनाए रखना। इसलिए ये कहते हैं ना कि एक स्टेट विद एन आर्मी नहीं है, आर्मी विद अ स्टेट है। तो जब आर्मी विद अ स्टेट होती है तो लोकतंत्र तो छोड़िए, मतलब किस्सा खत्म। बिल्कुल। अगर दिलीप जी मैं कहूं कि पाकिस्तान में जो कहा जाता था, वहां के जो पत्रकार कहते थे और जो लिखा जाता था, उसमें इमरान खान को पाकिस्तानी सेना का डार्लिंग कहा जाता था। अब पता नहीं पाकिस्तानी सेना ने ऐसा क्या हुआ, इमरान खान से नाराजगी हुई, या इमरान खान ने ऐसा क्या खेल करा कि आज उनकी कुर्सी चली गई और वो एक केयर टेकर प्रधानमंत्री बन के रह गए। लेकिन मैं आपसे दो बात समझना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसा नहीं आ रहा है जो इमरान खान साहब ने कहा कि विदेशी साजिश, और उस साजिश के पीछे अमेरिका का नाम लेना, कूटनीतिक दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान की एक आदत है कि वो जब कभी बोलते हैं तो वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, लिखित भाषण नहीं पढ़ते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया था संयुक्त राष्ट्र भी जब गए थे तो 15 मिनट का समय था, उन्हें मिला था, वो 1 घंटा लगभग बोलते गए। और इस दफ़ा भी उन्होंने बिना सामने कागज़ रखे हुए बोलना शुरू किया और उसी में उनकी ज़ुबान फिसल गई
और उन्होंने अमेरिका का नाम ले लिया। बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो किसी और मुल्क से था, लेकिन वो तो स्पष्ट हो गया था कि ये जो चिट्ठी की जो जिक्र कर रहे हैं वो ये पाकिस्तान के राजदूत जो अमेरिका में है उन्होंने लिखा था इसको जी। तो अब इमरान खान की परेशानी यह है कि उन्हें लाया तो सेना ने, लेकिन उनकी जो कार्यविधि थी, जो कार्यप्रणाली थी और जो उनका व्यक्तिगत व्यवहार था, पहले तो उनके अपने जो अपनी पार्टी के सांसद थे उनके साथ, जो उनके अलायंस के गठबंधन के जो उनकी अन्य दल थे, MQMP था या PMLQ था या BAP था, अवामी नेशनल पार्टी थी, तो इन सब के साथ जो उनका बर्ताव था वो इतना बुरा था कि वो उनसे नाखुश थे और वो अलग हो गए। सबसे पहले उनके अपने दल के 20 सांसद अलग हुए, उसके बाद MQMP और बलूचिस्तान अवाम पार्टी अलग हुई। और इसी बीच उनके संबंध जो सेना के साथ थे, जिस सेना ने उन्हें उठाकर प्रधानमंत्री बनाया था जी, उसके साथ भी व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए। आपको याद होगा कि वो ISI के अध्यक्ष की नियुक्ति पर उनके संबंध खराब हो गए थे जनरल बाजवा के साथ। तो ये जो एक काबिलियत होती है किसी भी नेता में सबको साथ लेके चलने की, वो निश्चित रूप से इमरान खान में नहीं थी। जब वो क्रिकेट के कप्तान थे तो शायद में टीम साथ लेके चलते थे तो केवल 11-12 खिलाड़ी होते थे उसमें, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे दल होते हैं, उनको साथ लेने की क्षमता उनमें नहीं थी और इसी कारण उनका सबसे अनबन हो गया। और विपक्ष तो खैर बिल्कुल ही नाराज हो गया था, इतना इस हद तक पहुंच गया था कि जो दो पाकिस्तान के प्रमुख पार्टी हैं PPP और PMLN, जो कि एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं अभी तक, वो मिल गए हैं आपस में। और PPP के बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है पाकिस्तान के इतिहास में कि दो प्रमुख विपक्षी दल जो अभी तक कभी साथ नहीं मिले थे, वो साथ मिलकर के सरकार बनाने को तैयार थे और वो दोनों साथ मिलकर आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस जो फैसला किया है पाकिस्तान के स्पीकर ने नेशनल असेंबली ने उसके विरुद्ध, क्योंकि ये फैसला जो है बिल्कुल ही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। जी आलोक जी, जरा इस सियासत को मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि जो इमरान खान है, पूर्व क्रिकेटर हैं, गेंद को घुमाना जानते हैं, स्विंग करना जानते हैं, रूस जाते हैं जब यूक्रेन और रूस का झगड़ा होता है। उससे पहले बाइडेन साहब अमेरिकी राष्ट्रपति उनका फोन उठा लें, एक बार फोन आ जाए, एक बार बात कर लें, यही इमरान खान साहब रोज वक्तव्य देते थे। और रूस से लौटने के बाद जब कुर्सी संकट में पड़ी तो अमेरिका ने साजिश रची। ये खेल कौन सा खेल रहे हैं इमरान खान साहब, और पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर या कितना नुकसानदायक ये खेल हो सकता है? देखिए, इमरान खान साहब की बुद्धि पे तो थोड़ा शक सभी को रहता है। इम द डिम कहते थे किसी ज़माने में। तो रूस पे जाने का उनका जो कार्यक्रम था वो पहले बना हुआ था, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो क्या उन्हें जाना चाहिए था, ये उनको सोचने की बात थी, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ पाकिस्तान के संबंध ठीक ठाक थे। जी। अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान बहुत बुरी तरह निर्भर है और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका का नाम लिया या अमेरिका के खिलाफ इन्होंने कई वक्तव्य दिए, वो इतने समस्याग्रस्त थे कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को इस्लामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल में कहना पड़ा कि भाई हमारा सबसे बड़ा जो निर्यात का जो डेस्टिनेशन है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है और हम उनके ऊपर बहुत बुरी तरह निर्भर हैं, क्योंकि उनसे ही हमें मदद मिलती है। इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इतनी जल्दी से डिप्लीट हो रहे हैं कि उनको अब IMF से नेगोशिएट करना पड़ रहा है। लेकिन IMF किससे बात करे? यहाँ तो राजनीतिक संकट चल रहा है, अब तो सरकार ही गिर गई और ये है। लेकिन इन सब चीज़ों का एक फ़र्क पड़ता है और वो हमें समझना चाहिए कि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे जब आप विदेशी ताकतों और विदेशी कॉन्स्पिरेसीज की बात करते हैं, षड्यंत्रों की बात करते हैं, तो जनता कई बार जो है स्वे हो जाती है और आपने इसका असर देखा। अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें जो पहला जो राउंड था उसमें PTI जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो आज से 1-1.5 महीने पहले हुए थे, उसमें बुरी तरह हारी थी, वो कहीं नहीं थी। लेकिन जो दूसरे निकाय के जो दूसरा राउंड हुआ
वो अभी 1 अप्रैल को जिसके हुआ, जबकि ये सारे गतिविधि चल रही थी, उसमें इमरान खान की पार्टी फिर से एक प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आई, उसको सबसे ज्यादा। तो जो जनता का जो स्वर है वो इस वक्त इमरान खान के फेवर में हो गया है, और इसी कारण इमरान खान ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कल बोला कि भाई अगर आपको ये है तो चुनाव क्यों नहीं कर रहे, आप चुनाव पे जाइए 90 दिन के अंदर। पहले अपोजिशन डिमांड करता था, अब इमरान खान ये बोल रहे हैं कि चुनाव हो। तो ये इसके पीछे कारण यही है कि उनको लग रहा है कि इन दोनों घटनाओं से, एक तो क्या है कि थोड़ा उन्होंने कई गरीबों के लिए काफ़ी मददगार कुछ योजनाएं की हैं, जिससे जो निचला वाला तबका है वो इमरान खान के पक्ष में है। ये जो ओपिनियन पोल्स हैं इनको मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि ये जिन लोगों को वो करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये ओपिनियन पोल भी थोड़ा पुराना है। तो आज की तारीख में उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, और इसीलिए वो चुनाव की बात कर रहे हैं। और विपक्षी दलों को लगता है कि ये उनके लिए समस्या वाली बात है, और इसीलिए वो नहीं चाह रहे कि असंवैधानिक जो कार्य है, क्योंकि क्या किया गया है कि जो कानून मंत्री है, जिनको भी सिर्फ 1 दिन पहले ही बनाया गया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्टी छोड़ने के बाद, उन्होंने कहा कि विदेशी कॉन्स्पिरेसी है, और ये तो एक विदेशी राष्ट्र जो है हमारे देश की सार्वभौमता को चैलेंज कर रहा है, और इसके कारण इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और डिप्टी स्पीकर जो पहले से ही लिख के लाए थे शायद, क्योंकि वो उन्होंने बिना रुके धारा प्रवाह बोलते चले गए कि बस मैं अपनी ये रूलिंग देता हूं कि इसको खत्म करके पार्लियामेंट को प्रोरोग करता हूं। और जैसे ही उन्होंने ये डिसमिस किया, संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री जो इमरान खान थे उनको ये अधिकार मिल गया कि वो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन कर दें, और उन्होंने राष्ट्रपति से। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, डॉक्टर श्रीराम जी, ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई थी कि इमरान खान साहब की कुर्सी जाना तय है। ये इमरान खान साहब को पता था, उनके समर्थकों को पता था। इमरान खान साहब ने एक तरह से स्क्रिप्ट पहले लिख ली कि विदेशी साजिश, अमेरिका की साजिश। ये इमरान खान जो बाइडेन साहब का बार बार फोन का इंतजार करते थे, आज अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कूटनीति के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दुनिया जानती है। मनोज जी, इसमें ना IMF का बड़ा किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान का दोबारा बेल आउट हुआ है और बहुत बड़ा कर्ज ले रहे हैं, और कर्जदार जो हैं वो बहुत सारे शर्तें रखते हैं कि आपको फिस्कल मैनेजमेंट करनी होगी, सरकार का जो खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, सब्सिडीज हटाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब जो इसके पीछे अमेरिका का हाथ तो रहता ही है। तो इमरान खान ने इनकी अनदेखी करते हुए फ्यूल और खाने और ये ईंधन वगैरह पर इन्होंने सब्सिडीज दोबारा चालू की। हालांकि राजकोष में कुछ नहीं था, कंगाली के बावजूद ये इस तरह का कदम ले रहे थे। तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा था IMF और वाशिंगटन से। तो इसी को लेकर इन्होंने अब ये छेड़ा हुआ है कि बाहर से कोई बड़ा षड्यंत्र है मुझे गिराने की। लेकिन देखिए सबूत क्या पेश कर रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत ही निचले स्तर का कोई एक ऑफिशियल है, जिसके किसी बयान को लेकर इन्होंने मरोड़ कर इन्होंने ऐसा पेश किया है कि जैसे कि अमेरिका एक कू करने के पर तुला हुआ है पाकिस्तान में। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा कोई इंटरेस्ट है, और ये इन्होंने ऐसे ही खामखा एक स्ट्रॉ मैन जो हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसे ही खड़ा कर दिए हैं। और रही बात चीन की, अब देखिए चीन पर भी इमरान खान ज्यादा से ज्यादा निकट होने की कोशिश कर रहे थे, और एक तरह से रूस तो खैर फिर भी छोटा खिलाड़ी है, पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा उसके इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। चीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो आर्मी को लगा, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी फौज को ये लगा कि इमरान खान उनके पीठ के पीछे चीन का सहारा ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के अपनी इंटरेस्ट जो हैं, उनकी मिलिट्री एड, उनका बहुत कुछ, उनके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनके बहुत सारे नाजायज जो इनका जो धन है ये इन्होंने बाहर पश्चिमी देशों में छुपा के रखा हुआ है, स्विस बैंक्स वगैरह में। तो इन्हें लगा कि इन सबको खतरा है अगर हम बहुत ज्यादा चीन की तरफ चले जाएं। तो एक तरह से इमरान खान एक सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक स्वाधीन विदेश नीति चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आर्मी के लिए अस्वीकार्य था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाला फैक्टर है, लेकिन इसको इन्होंने बहुत रंग चढ़ाकर नाटकीय ढंग से पेश किया है, एंड वो गलत है, और उसको एक असंवैधानिक कार्य करने के लिए एक बहाना बनाया है। लेकिन बात तो है कि चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा है, और इसका एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी जो डिविजन्स हैं वो ज्यादा खुलकर निकल आई हैं इस भूगोलिक भू राजनीतिक डिविजन्स की वजह से। जी दिलीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि खास तौर से अगर मैं भारत की दृष्टि से बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति
पाकिस्तान के जो नेता हैं उनकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी हुई है। इस बार अमेरिका का नाम उसमें आया है। इसको आप कैसे देखते हैं, खासतौर से जब हम भारत की बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान हमारा, स्थिर सरकार वहां पर रहे, ये हमारी हमेशा से एक मंशा रही है सरकारों की कि एक अगर देश चलाना है तो स्थिर सरकार वहां पर रहे। अस्थिरता रहेगी तो आतंकवाद की जो हालत है वो भी दुनिया को मालूम है। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को भारत की दृष्टि से? देखिए, हमारी दृष्टि में पाकिस्तान में जो भी सरकार आए, पाकिस्तान की जो इंडिया पॉलिसी है, भारत नीति है, वो सेना चलाती है जी। और सेना, जैसा कि आलोक जी ने कहा, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हमेशा सत्ता में रही है। तो जहां तक सेना का सवाल है, उसकी नीति तो हमेशा से एक ही रही है, भारत विरोधी और भारत के विरुद्ध आतंकवाद चलाने की। तो वो नीति तो चलती रहेगी। पाकिस्तान में राजनीतिक चुनाव हो या न हो, या सरकार बने न बने, सेना वो नीति चलाती रहेगी। हाँ, एक अंतर जरूर पड़ता है, जैसे जब नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी रुचि भारत के साथ आर्थिक संबंध या व्यापारिक संबंध बढ़ाने की थी, क्योंकि उनका एक औद्योगिक एक बैकग्राउंड है, जिसके कारण इसमें रुचि है उनको, और वो समझते हैं इस महत्व को कि यदि भारत के साथ व्यापार हो तो पाकिस्तान को लाभ होगा जी। तो उनके शासन में भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापारिक संबंध थोड़ा बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट नहीं दिया है, लेकिन तब है कि जो भी थोड़ा बहुत सुधार होता है वो एक राजनीतिक या जो सिविलियन सरकार आती है तभी थोड़ा बहुत सुधार होता है। सेना, जैसे जब जनरल मुशर्रफ वहां सत्ता में थे तभी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, बल्कि 3 राउंड बातचीत भी हुई थी कंपोजिट डायलॉग के उस समय। लेकिन आतंकवाद हमेशा चलता रहा पाकिस्तान से, तो उसमें किसी प्रकार की ढिलाई न पाकिस्तान ने की है और ना ही हमें कभी ये गलती करनी चाहिए कि अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई करें हम पाकिस्तान के प्रति। हमें उस दृष्टिकोण से हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान से आतंकवाद कभी खत्म नहीं हुआ और न ही कभी विशेष रूप से कम हुआ है। जी। आलोक जी, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है ये, लेकिन जाहिर सी बात है पड़ोसी देश है और भारत के साथ जो संबंध रहे हैं वो भी जग जाहिर है। जो घटनाक्रम पाकिस्तान में इस समय हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं भारत की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से, और आगे क्या हम अपेक्षा करें? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब भी वहां राजनीतिक नेतृत्व होता है और सशक्त राजनीतिक नेतृत्व होता है, तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये बात जानती हैं कि पाकिस्तान का जो समस्याओं का समाधान है वो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में ही है जी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जब ही उभर सकती है जब वो भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध रखे, और ये बात कोई भी जो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिस्ट हो वो समझता है इस बात को। लेकिन जैसे अब इमरान खान की सरकार थी, ये परोक्ष रूप से मिलिट्री चला रही थी, और अगर आपको याद हो कि जब नवाज शरीफ की सरकार के दौरान MFN स्टेटस देने की बात हुई थी भारत को, तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो ISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उसने कहा था कि वी हैव ए व्यू पॉइंट ऑन MFN स्टेटस टू इंडिया। तो मतलब उनको सेना इस बात पर डिसाइड करती है कि भाई MFN स्टेटस भारत को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब भी पाकिस्तान स्थिर होता है और सशक्त होता है तो पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप है दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में बढ़ जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे भारत हो जी। और जब पाकिस्तान अस्थिर होता है तो अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझता है, दूसरी तरफ थोड़ा कम देखता है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आने वाले दिनों में अस्थिरता एश्योर्ड है पाकिस्तान के अंदर, चाहे संसद बहाल हो या संसद ना बहाल हो। IMF के साथ नेगोशिएशंस करने के लिए आज इनके पास कोई व्यक्ति नहीं होगा। एक अंतरिम प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता इस बात को नेगोशिएट कर सकते हैं, और इस अस्थिरता के माहौल में मेरे ख्याल से कुछ हद तक हमारे लिए बेहतरी होगी। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना हमेशा से भारत विरोधी रही है। हालांकि अभी जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, वो काफी सुलझे हुए इंसान हैं। अगर आप पाकिस्तान के सेना अध्यक्षों में देखें तो उनमें शायद सबसे बेहतर है, और वो इसी कारण खुद सीधे सत्ता पे हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके धार्मिक जो विचार हैं उनके ऊपर जो कट्टरपंथी
सुन्नी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कई बार जो है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी और उनके जो माता पिता थे वो अहमदी विचारधाराओं के रहे हैं और उनकी जो खुद की मजहबी सोच है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। अगर आपको याद हो, एक बार तहरीके लबैक पाकिस्तान ने कहा था कि सेना को इनकी आदेश नहीं मानने चाहिए, जब आसिया बीबी वाला केस हुआ था और पाकिस्तान के अंदर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे। तो इस हिसाब से भी मेरे ख्याल से जो वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं वो हमारे लिए बेहतर है और जो स्थिति अभी है वो हमको दिख रही है। जो भी स्थिति होगी, चाहे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने या दोबारा चुनाव हों, दोनों ही स्थिति हमारे लिए बेहतर है। हालांकि शहबाज शरीफ का इस वक्त प्रधानमंत्री बनना और संसद का रिस्टोरेशन जो है वो हमारे ज्यादा हित में होगा इस वक्त, जी, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर श्रीराम जी, आखिरी मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी का जो सवाल है, हिंदू जो पाकिस्तान में हैं उनकी हत्या का मामला हो, शियाओं की हत्या का मामला हो, अहमदियों की हत्या का मामला हो, पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा रहा है ये कि वहां की जो माइनॉरिटी है उसकी जिस तरह से हत्या की जा रही है आए दिन, वो भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इशू है। वहां पर पाकिस्तान पे भारी कर्ज है, चीन का करीब 18 अरब डॉलर का कर्जा पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान चारों तरफ से आर्थिक दृष्टि से घिरा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं? अब अराजकता तो है और अभी हमने इमरान खान के 4 वर्षों के कार्यकाल में भी देखा था, अराजकता है। पूरे ये जो कट्टरवादी पार्टियां हैं वो सड़कों पे उतर आती हैं और पूरे देश को एकदम मतलब थाम लेती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी और गृह युद्ध जैसा भी हालत हो सकता है। कई जो छोटे प्रोविंसेस हैं वो अभी भी नाखुश हैं पंजाब के डोमिनेंस से। अगर शरीफ ब्रदर्स वापस आ जाते हैं तो वो उनका गढ़ पंजाब है और फिर खैबर में इनका इमरान का अभी भी थोड़ा बहुत बोलबाला है। तो मेरे ख्याल से एक तरह से जो विभाजन की तरफ ही लग रहा है उनकी जो पूरी जो पॉलिटिक्स जो हम कहते हैं। और रही बात इंसाफ की और आम लोगों की और अल्पसंख्यकों की, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है। और देखिए, जब देश कंगाल होता है और बाहरी ताकतों पर पूरी तरह निर्भर होता है तो अंदर का माहौल भी इसी तरह बहुत ही तनावपूर्ण और असुरक्षित ही रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो असुरक्षा अंदर होती है उसको ये एक्सटर्नलाइज भी करते हैं। जिहादी तंजीमों को अभी ये लगाम दिया है इन्होंने थोड़ा बहुत पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन दोबारा इन्हें छेड़ सकते हैं ये कहते हुए कि इसी से हम एकता बनाएंगे फौज के पीछे, एक रैली बिहाइंड द फ्लैग इफेक्ट जो कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तरफ अपना जो गार्ड जो हम कहते हैं अभी लेट डाउन नहीं करना है, पूरी तरह हमें चौकन्ना रहना है। सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, वादी के अंदर अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है कश्मीर में, और इनके मंसूबे हमेशा ही अपवित्र रहे हैं फौज की और आगे भी रहेंगे, चाहे अस्थिरता हो स्थिरता हो। हमें तो पूरी तरह से एक तरह से जो एक रक्षात्मक जो हमारी जो पूरी प्रणालियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, उन्हें मजबूत करते जाना है। और अगर वो गुस्ताखी करते हैं तो कड़ा जवाब भी भारत को देना पड़ेगा, चाहे उनकी जैसी भी हालत हो। जबकि वो कमजोर हैं तो मैं तो कहूंगा कि उनके जो आतंकवादी संगठन है उन पर हमें कदम लेने में और भी आसान होगा जब वो कमजोर हो। जी, जाहिर सी बात है, आने वाले जो दिन हैं वो पाकिस्तान के भविष्य के लिहाज से खासे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये मंगलवार को पता चलेगा, और फिर जब चुनाव होंगे तब क्या होगा, और जनता का और जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं आने वाले दिनों में उनका क्या रुख रहता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा पाकिस्तान का भविष्य। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।